हम जानते हैं कि सभी पदार्थों में सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। प्रत्येक एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके चारों तरफ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन पॉजिटिव तथा न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ हर दिशा में घूमते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और इसमें आप न्यूक्लियस को भी देख सकते हैं। एटम में चार्ज बराबर होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। पर जब एटम के में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसे पॉजिटिव आयन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। वहीं जब कोई चार्ज आ जाता है तो उसे नेगेटिव आयन कहते हैं, क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के, जिसे हिंदी में चालक तथा विद्युत रोधी कहते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत को अपने से बहने देते हैं, उन्हें कंडक्टर्स यानी चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की कील। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से बहने नहीं देते, इंसुलेटर्स यानी विद्युत रोधी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी या प्लास्टिक। कंडक्टर्स के एटम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने एटम से अलग हो जाते हैं और वो फ्रीली घूमने लग जाते हैं, इसलिए उनसे इलेक्ट्रिसिटी बहने लग जाती है। जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए उनसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की, यानी प्रेरणा द्वारा आवेशन की। कंडक्शन में जब एक बॉडी जो कि किसी प्रकार से चार्ज है, जब किसी दूसरी बॉडी बी के पास लाते हैं बिना टच करे, तो दूसरी बॉडी एक साइड से उसके अपोजिट चार्ज हो जाती है। इसे इंडक्शन कहते हैं। इसमें चार्ज का आदान प्रदान नहीं होता और कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में नहीं आते, क्योंकि इनमें कोई आपस में टच नहीं हुआ। और जैसे ही उसे ग्राउंड किया गया तो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, जबकि पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पर ही रहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दूसरी रोड के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा था। और जैसे कि अंडरग्राउंड करने पर भी वो चार्ज वहीं पर रहा, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा था। पर जैसे ही रोड हटा दी तो चारों तरफ चार्ज फैल गया और वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ को जानने से पहले हम चार्ज को समझ लेते हैं। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और वो बराबर होता है Q बराबर NE। N का मतलब होता है कुल संख्या, और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोई भी हो सकते हैं। किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो बॉडी का नेट चार्ज 0 होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। पर अगर बॉडी में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है। अब चार्ज की कुछ विशेषताओं यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। किसी सिस्टम में अगर 3 चार्ज हैं, जैसे Q1, Q2 और Q3, इस सिस्टम पर नेट चार्ज को निकालना हो तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, यानी नेट चार्ज बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि, और स्केलर यानी अदिश को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं। समझो कि किसी पार्टिकल में 3 चार्ज है, जैसे कि 2 कूलम, -5 कूलम, 10 कूलम, तो नेट चार्ज होगा 2 - 5 + 10 यानी 7 माइक्रो कूलम। इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टीज़ को हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। अगर 2 चार्ज पार्टिकल Q1, Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, यानी r दूरी पर, तो उनके बीच कुल फोर्स होगा F बराबर K Q1 Q2 बाय r²। इसमें K कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। याद रहे, चार्ज को कूलम यानी C से डोनेट किया जाता है, और यह कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो कभी इसे माइक्रो कूलम यानी μC से भी डोनेट करते हैं। और 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम, और K बराबर होता है 1/4πε0। तो फोर्स बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r²। इसमें एप्सिलॉन0 की वैल्यू होती है 8 × 85 × 10⁻12। याद रहे कि अगर दोनों चार्ज डिफरेंट हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि अगर दोनों चार्ज सेम हो तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा, यानी दूर भगाएगा। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, 2 चार्जेस 10 माइक्रो कूलम एंड 20 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स एंड द डायरेक्शन एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2। हिंदी में क्वेश्चन है
कि दो चार्ज हैं यानी 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ज्ञात कीजिए कि फोर्स जो कि चार्ज 2 के द्वारा चार्ज 1 पर लग रहा हो और उसकी दिशा। इस पर हम सीधा कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे और वो होता है अगर दो चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर हो तो एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के द्वारा जो बल होता है और वो होता है फोर्स बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 की वैल्यू रखने पर हम नेट फोर्स मिल जाएगा, यानी Q1 पर कितना बल लग रहा है Q2 के द्वारा वो हमें अपने आप निकल आएगा। अब बात करते हैं मल्टीपल चार्जेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, जिसे हिंदी में बहुल आवेशों के बीच बल सिद्धांत कहते हैं। जब हम कूलम्ब्स लॉ लगाते थे दो चार्जों के बीच तो फोर्स होता था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और हमें मान के चलते थे कि इनके बीच कोई और फोर्स नहीं है और आसपास में भी कोई और चार्ज नहीं है। पर अगर कई सारे और चार्जेस हों उस सिस्टम में जैसे कि Q1 Q2 Q3 Qn आदि, तो फोर्स Q1 पर Q2 के द्वारा होगा F12 बराबर Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। इसी तरह फोर्स Q1 पर Q3 के द्वारा होगा F13 Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर। इसी तरह अन्य चार्जेस के द्वारा भी फोर्स Q1 पर लग रहे होंगे तो नेट फोर्स होगा F1 बराबर F12 प्लस F13 F1 तक इत्यादि, यानी सभी फोर्सेस जो F1 में लग रहे हैं अन्य चार्जेस के द्वारा उन सभी का वेक्टर सम होगा। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q placed at the centroid of the triangle? हिंदी में है 3 आवेश Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। त्रिभुज के चित्र को दर्शाए अनुसार स्थिति आवेश पर कितना परिमाणी बल लग रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं यानी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q पर फोर्स Q1 के द्वारा होगा और उसकी दिशा होगी AO डाउनवर्ड की तरफ। इसी तरह Q पर फोर्स Q2 के द्वारा होगा और उसकी दिशा होगी BO की तरफ। फोर्स Q3 के द्वारा होगा और उसकी दिशा होगी CO की तरफ। और जैसा कि Q1 Q2 Q3 इक्वल चार्जेस हैं और ट्राइंगल में AO BO और CO बराबर हैं D के, और जैसा कि सभी चार्जेस बराबर हैं और उन चारों की Q से दूरी भी बराबर है इसलिए सभी फोर्स बराबर होंगे, बस दिशा अलग होगी। और अगर FBD में इसे दिखाएं तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स होगा 0। आप FBD से इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। अभी तक हमने देखा कि स्मॉल q में q के द्वारा फोर्स होगा Q बाई आर स्क्वायर। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चार्ज Q एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है और वह इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी दूरी r पर होगी Q बाई आर स्क्वायर। जब कोई चार्ज किसी r की दूरी पर रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो होगा फोर्स बराबर QE, यानी अगर हम E की वैल्यू रखें तो फोर्स बराबर होगा Q बाई आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज Q के द्वारा किसी पॉइंट पर वो फोर्स होता है जो एक यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पर। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस प्लस Q और माइनस Q का पेयर है जो कि अपोजिट चार्ज रहते हैं और दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी 2a होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, चाहे इंटीरियर पॉइंट हो या एक्सटीरियर पॉइंट हो। जैसा कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट डाइपोल की एक्सिस में ही हो तो माइनस Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर। इसमें यह दर्शाता है कि फील्ड एक्सिस की तरफ है
यानी चार्ज की तरफ है, क्योंकि चार्ज माइनस के द्वारा लग रहा है। याद रहे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर की तरफ होती है, यानी बाहर की तरफ होती है। इसी तरह प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी दिशा होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। याद रहे, यहाँ पे पॉजिटिव है, जबकि ऊपर नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में था, क्योंकि वो नेक्स्ट नेगेटिव एक्सिस की तरफ उसकी दिशा थी, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ दिशा है। तो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो होगा के क्यू 1/r-a माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। और अगर r बहुत ज़्यादा बड़ा है a के मुकाबले में, डाइपोल के यानी दूरी के बीच में, तो वो निकल कर आती है, अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो। अगर डाइपोल में एक्सटीरियर पॉइंट इक्विलेटरल हो, यानी उस एक्सिस में ना हो, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तब प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के द्वारा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो जानते हैं। प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यह होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहरी दिशा की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। वहीं माइनस चार्ज क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में फील्ड चार्ज की दिशा में होती है। तो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, यानी सदिश राशि का जोड़। इसको हम एफबीडी में यानी फ्लूइड बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के द्वारा हम एक्स और वाई दिशा में बांट देंगे। एक्स दिशा में ई साइन थीटा और माइनस वाई दिशा में ई कॉस थीटा होगा। याद रहे, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस थीटा लग जाता है। माइनस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एफबीडी में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के द्वारा को भी एक्स और वाई दिशा में बांट देंगे। इसमें माइनस एक्स दिशा में ई साइन थीटा और माइनस वाई दिशा में ई कॉस थीटा होगा। एफबीडी डायग्राम से आपने देखा कि प्लस और माइनस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्स दिशा में अपोजिट दिशा में है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई दिशा में होगी, जो कि होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के द्वारा और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के द्वारा, और जो होगी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा का कंप्लीट माइनस। यहाँ माइनस ये दर्शाता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा माइनस वाई दिशा में है। अब बात करते हैं डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी जहाँ पर बिल्कुल एक बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो नेट फोर्स जो होता है वो तो जीरो होता है, पर उसमें कोई ना कोई टॉर्क उत्पन्न जरूर हो जाता है, और वो सूत्र होता है टॉर्क का, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, और जो होता है पी ई साइन थीटा। और अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन सेम हो तो टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम है और साइन थीटा बराबर जीरो होता है, इसलिए नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। वाई नॉट ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें, इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।